पहला सवाल तो यही है कि जैसा 2018 का चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और बीजेपी 15 सीटों पे सिमट गई थी। क्या इस बार चुनाव फिर से उस रिपीटिशन की तरफ है या उसमें कोई आप दूसरी स्थिति देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा बदलाव तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये है कि कांग्रेस जहां पिछले बार अपोजिशन पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी थी, वहीं बीजेपी लगातार 15 साल सरकार चलाते हुए फिर चुनाव लड़ रही थी। तो क्या इस बार बदलाव कांग्रेस तो वही मैं सवाल करना चाह रहा था कि सरकार में रहते चुनाव लड़ रही है तो सरकार के परफॉर्मेंस का कितना असर लगता है? आप तो इलाके में घूमते भी हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या चीज़ समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं सरकार को? लेकिन आप एक बात याद रखिए कि परसेप्शन पॉजिटिव होना और अच्छी इमेज होना चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त बीजेपी जो है वो पिछले 4.5 साल में क्या एक मजबूत और दमदार विपक्ष की भूमिका निभा पाई है? क्या लगता है उसको इस बार इसमें जो अगर विरोध कर पाई है तो क्या इसका कोई फायदा मिलेगा, या जो मुद्दे वो उठा रही है उसका कुछ फायदा बीजेपी को? क्या मतलब जो सरकार की इस तरह की नाकामी जो बीजेपी सामने ला पा रही है क्या, नंबर एक? और दूसरा, क्या अगर ला पा रही है तो उसका कोई जो छापे और ये जो कार्रवाई और इन सब की जो चर्चा चल रही है उससे क्या कोई डेंट लगता हुआ दिखता है या कुछ चिपक रही है ये बात कि ये सरकार देखिए कर्म के साथ चल गई है? तो एक जो प्रमुख मुद्दा छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से जिसने आखिरी के 3 दिनों पर असर किया, धान खरीदी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा जो है, और उसके बाद किसान का जो इशू लगातार चर्चा में रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। मेरी समझ में ये 76% जहाँ की आबादी किसानों की हो, वहाँ अगर इस पे चर्चा हो रही है और बहस हो रही है उसके इर्द गिर्द, तो ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बहरहाल इस पर अब क्या स्थिति बनेगी, और जो बीजेपी भी इसको अपने हाथ में लेने की बात करती है कि केंद्र सरकार से पैसा आता है, उससे धान खरीदी होती है, इस तरह की बात उनको कहनी पड़ती है, कह रहे हैं, तो इसको लेकर अब लोगों के बीच, किसानों के बीच क्या 2500 रुपये में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पार्टी चुनाव लड़ी और जीत के आई, और इन्होंने 2500 में धान खरीदा। आज ये 2640 पहुंच गए हैं, लेकिन अर्थमेटिक को समझा नहीं पाए हैं। अभी भी पब्लिक गांव की ये बोलती है 2500 में खरीदा थे, जबकि ये 2640 में खरीदा। झगड़े हैं, शायद उस झगड़े को दूर करने के लिए हाल में जो बदलाव हुआ कि डिप्टी सीएम के रूप में टीएस बाबा आए हैं और मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया, तो ये जो बदलाव हुए, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ सकारात्मक असर, फायदा कांग्रेस को? तो जो पहले जय वीरू की जोड़ी कहलाती थी, अब वो बाबा और काका बोल रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए डेफिनेटली फायदे वाली बात है कि अगर वो यूनाइटेड फ्रंट के रूप में चुनाव सवाल आप चूंकि बात कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर बनता है कि हसदेव बचाओ आंदोलन जो चल रहा है उसको लेके जो कांग्रेस पार्टी का रुख जो पहले था, क्या उसमें कोई बदलाव है? ये इसका भी कोई असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई देगा? लेकिन एंटी इनकम्बेंसी निसंदेह बहुत सारे विधायकों के खिलाफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम एक बार फिर 2023 यानी इसी साल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनावी पंडित सुदीप श्रीवास्तव। सुदीप भाई लगातार चुनाव के नज़रिए से इलाके पर नज़र रखते हैं और अपने तरीके से ट्रैकिंग भी करते रहते हैं, इसलिए उन्हें हमारी समझ में जो ग्राउंड की भी जानकारी रहती है और राजनीतिक पार्टियों में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी रहती है। हमने कुछ समय पहले ही उनसे और बात की थी, लेकिन तब तक हालात काफ़ी बदल चुके हैं। कांग्रेस में भी फेरबदल हुआ है और बीजेपी में भी सक्रियता आई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर और इसके साथ ही चुनाव के मुद्दे किस ओर बढ़ रहे हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। सुदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो यही है कि जैसा 2018 का चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी और बीजेपी 15 सीटों पे सिमट गई थी,
क्या इस बार चुनाव फिर से उस रिपीटिशन की तरफ है, या उसमें कोई आप दूसरी स्थिति देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा बदलाव तो पिछले चुनाव के मुकाबले ये है कि कांग्रेस जहां पिछले बार अपोजिशन पार्टी के रूप में चुनाव मैदान में उतरी थी, वहीं बीजेपी लगातार 15 साल सरकार चलाते हुए फिर चुनाव लड़ रही थी। तो क्या इस बार बदलाव दिखता है आपको? देखिए, बदलाव तो प्रमुख रूप से ये है कि जब बीजेपी इनकम्बेंट गवर्नमेंट सत्ताधारी दल के रूप में चुनाव लड़ती है तो उसका अप्रोच एकदम अलग होता है, और कांग्रेस जब सत्ताधारी दल के रूप में चुनाव लड़ती है तब भी कहीं कहीं ऐसा लगता रहता है कि कांग्रेस सत्ताधारी दल के रूप में लड़ रही है या विपक्ष के रूप में लड़ रही है। जितना वोकल कांग्रेस का वर्कर है उतना वोकल होने की इजाजत या ट्रेनिंग बीजेपी के वर्कर की नहीं है। तो आज अगर आप घूमते जाएं तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी सारे वर्कर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो जो वर्कर सेटिस्फाई नहीं हुआ है वो खुल के अपनी पार्टी के खिलाफ कहता मिल जाएगा। बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी भी जब सत्ताधारी पार्टी में होती है तब आपको बीजेपी का सबसे ज़्यादा निराश और प्रताड़ित कार्यकर्ता भी या तो चुप रहता है या पार्टी के गुणगान करता मिलता है। तो ये अंतर एक बहुत बहुत अलग है, और कांग्रेस की अगर ये कमजोरी है तो ये शायद उसकी ताकत भी है। इसलिए है कि कांग्रेस इसी तरीके के अपने आप को माहौल में चुनाव लड़ाती आई है और इतने साल से 100 साल से ऊपर हो गए अभी भी रिलेवेंट बनी हुई है। तो कांग्रेस तो वही मैं सवाल करना चाह रहा था कि सरकार में रहते चुनाव लड़ रही है तो सरकार के परफॉर्मेंस का कितना असर लगता है? आप तो इलाके में घूमते भी हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या चीज़ समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर? देखिए, सरकार के बारे में इन जनरल परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस सेंस में है कि सरकार ने जिन वर्गों को पिछले 15-20 साल में फोकस नहीं किया गया था उन वर्गों को फोकस किया है। गाँव की अर्थव्यवस्था को, किसान को, और जो अपना उनका एजेंडा है वन अधिकार का और सारा कांग्रेस का, उस सबको फोकस किया है। यही बड़ी संख्या में वोटर है। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि परसेप्शन पॉजिटिव होना और अच्छी इमेज होना चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एप्रिसिएशन और वोट दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार बने चला थे, मैं अपन विधायक ला हरा हूं, वो ठीक नहीं है। तो ये अगर धारणा है और ऐसी धारणा 25-30 जगह काम करती है तो आप अचानक देखते हैं कि आप 70 से सीधा 50 के आंकड़े पे आ जाते हैं, जो फिर कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो वो एमएलए के खिलाफ है, सरकार को लेकर नहीं यस, एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ है। 2018 में अंतर यह था कि एंटी इनकम्बेंसी ट्रिपल थी। एक, एंटी इनकम्बेंसी सरकार खिलाफ थी क्योंकि धान का बोनस वादा करने के बाद नहीं दिया, और बहुत से वादे थे जो 15 साल लोग देख चुके थे, इंतजार कर चुके थे और मान चुके थे कि अब ये नहीं करेंगे, जैसे शिक्षा कर्मी, जैसे बहुत सारी चीजें। इस बार एंटी इनकम्बेंसी सरकार खिलाफ नहीं है, उन्होंने अपने बहुत से वादे पूरे किए हैं, कुछ वादे छूट गए हैं। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी लोकल बॉडी के पार्षद आर्षद के खिलाफ, महापौर के खिलाफ भी वैसी नहीं है क्योंकि पहला टर्म है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी निसंदेह बहुत सारे विधायकों के खिलाफ है, और वो एक फैक्टर है जिसको कांग्रेस को एड्रेस करना होगा। अब आए जो प्रमुख विपक्षी दल है हमारे यहाँ, जो दो मुकाबले आपस में होते हैं, बीजेपी जो है वो पिछले 4.5 साल में क्या एक मजबूत और दमदार विपक्ष की भूमिका निभा पाई है? क्या लगता है उसको इस बार इसमें जो अगर विरोध कर पाई है तो क्या इसका कोई फायदा मिलेगा, या जो मुद्दे वो उठा रही है उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा लगता है? देखिए, बीजेपी के जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो मुद्दों का दो मुद्दे ऐसे मुझे लगते हैं जिस पर कांग्रेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक, आवास योजना के बारे में लोगों में ये धारणा है कि आवास जितनी संख्या में बनने चाहिए थे नहीं बने हैं,
और शायद मैं अभी देख रहा हूं कि अनुपूरक बजट में कोई आवास की योजना भी सरकार ने घोषित की है। तो इसका मतलब यह है कि शायद उस एस्पेक्ट पे ये फोकस कर रहे हैं। कितना करेंगे, कैसा करेंगे, पहुंचा पाएंगे नहीं, डिलीवरी होगी नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक वो मुद्दा है जो है, रिलेट करते हैं लोग उससे। दूसरा मुद्दा गौठान का है। गौठान का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। गौठान के बारे में ये धारणा है कि ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अपेक्षित नहीं है। जहां इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है वहां तो ये वोट गेनर है, 25% अगर इलाकों में आप देख लें, लेकिन बड़ी संख्या में इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। शायद ये कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो अचानक एक एकदम प्रो रूरल, प्रो फार्मर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे और ये लागू की गई। लेकिन आप ये कहें कि उसमें नियत का खोट है कि गौठान योजना गलत है, ये कहने वाले लोग बहुत कम हैं। योजना अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या मतलब जो सरकार की इस तरह की नाकामी जो बीजेपी सामने ला पा रही है क्या, नंबर एक, और दूसरा क्या अगर ला पा रही है तो उसका कोई असर है क्या? नहीं, ये दोनों मुद्दों पर ही सरकार को बीजेपी ने जितने मुद्दे उठाए हैं उसमें थोड़ा रिजोनेंस मिलता है कि आप जब आप पब्लिक से बात करो तो पब्लिक भी इन दोनों मुद्दों पर बात करती है। मतलब ये दोनों, बाकी जितने मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भोथरा हो गया है छत्तीसगढ़ में। नान घोटाला रमन सिंह के समय से लेके, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके, आज के लिकर स्कैम, कोल स्कैम से लेके, पब्लिक को ये लगने लगा है कि ये बड़े राजनीतिक सवाल हैं और जो पार्टियां फुटबॉल बना के खेल रही हैं और कोई भी भ्रष्टाचार पे गंभीर नहीं है। तो इसलिए उस मुद्दे की धार वैसी नहीं है, वो तो भोथरा हो गया। अभी जो छापे और ये जो कार्रवाई और इन सब की जो चर्चा चल रही है, उससे क्या कोई डेंट लगता हुआ दिखता है या कुछ चिपक रही है ये बात कि ये सरकार देखिए, करप्ट है? ये एक बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये छापे एकदम ईमानदार कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया के घर भी पड़े, जो स्कूल बना बना के देश भर में फेमस हुए, और ये छापे सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के प्रमुख मिनिस्टर के यहाँ भी पड़े, ये छापे तृणमूल कांग्रेस के यहाँ भी पड़ रहे हैं, ये छापे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के यहाँ भी पड़ रहे हैं। यही ईडी का डर दिखा के महाराष्ट्र से लेके कई जगह दल बदल हो रहा है। तो ये एक आम परसेप्शन हो गया है कि एजेंसीज के जो छापे हैं वो पॉलिटिकली ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। इसलिए मुझे उनके कारण कोई पॉलिटिकल गेन होता नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि बीजेपी की अगर ये योजना हो कि कांग्रेस का सिस्टम टूट जाए चुनाव लड़ने का, तो उसके अलावा मुझे कोई गेन होता दिखता नहीं है। मुद्दों की बात चल गई है तो एक जो प्रमुख मुद्दा छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से, जिसने आखिरी के 3 दिनों पर असर किया, धान खरीदी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा जो है, और उसके बाद किसान का जो इशू लगातार चर्चा में रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। मेरी समझ में ये 76% जहाँ की आबादी किसानों की हो, वहाँ अगर इस पे चर्चा हो रही है और बहस हो रही है उसके इर्द गिर्द, तो ये एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। बहरहाल इस पर अब क्या स्थिति बनेगी, और जो बीजेपी भी इसको अपने हाथ में लेने की बात करती है कि केंद्र सरकार से पैसा आता है, उससे धान खरीदी होती है, इस तरह की बात उनको कहनी पड़ती है, कह रहे हैं, तो इसको लेकर अब लोगों के बीच, किसानों के बीच क्या असर होगा? आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या आपको फीडबैक मिलता है? देखिए, ये तो तय बात है कि 2500 रुपये में धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पार्टी चुनाव लड़ी और जीत के आई, और इन्होंने 2500 में धान खरीदा। आज ये 2640 पहुंच गए हैं, लेकिन अर्थमेटिक को समझा नहीं पाए हैं। अभी भी पब्लिक गांव की ये बोलती है 2500 में खरीदा थे, जबकि ये 2640 में खरीद रहे हैं। तो ये इनकी डिलीवरी कम्युनिकेशन उतना प्रॉपर नहीं है कि लोगों को बता पाए कि अब 2640 हो गया और आने वाले साल में 2800 हो जाएगा। इसका बिल्कुल पॉजिटिव, और ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है कांग्रेस सरकार के सपोर्ट में। इसके साथ कुछ छोटे मुद्दे हैं जो बीजेपी उठाती है, किश्तों में पैसा आना, लेकिन उसका मुझे लगता है बहुत असर नहीं है, क्योंकि घर की महिलाएं बोलती हैं कि किश्तों में पैसा आना ज़्यादा ठीक है, नहीं तो एक के साथ आई तो दारू पी के उड़ा दी। दूसरा जो है कि
आपको 15 क्विंटल तक ही खरीद रहे थे, रकबा कम करने की शिकायतें, तो ये सब स्थानीय लोकल मुद्दे हैं। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर पा रहा है कि धान का इतना पैसा देश भर में भूपेश बघेल सरकार के अलावा कोई नहीं दे रही है। तो इसका अब तो डेफिनेटली ये तो सबसे बड़ा इनका जो प्लस पॉइंट है सरकार का, वो ये है। ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात पार्टी स्तर पर भी करते हैं। कांग्रेस को लेकर जो मतलब पिछली सरकार बनने के बाद से कभी कभी जो लगातार कुछ घटनाक्रम हुए, क्योंकि अपने पास समय की सीमा होती है तो बहुत ज़्यादा विस्तार से उस पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो है ये चीज़, ये उसका लब्बो-लुआब ये रहता था कि सरकार जो कांग्रेस के अंदर झगड़े हैं, शायद उस झगड़े को दूर करने के लिए हाल में जो बदलाव हुआ कि डिप्टी सीएम के रूप में टीएस बाबा आए हैं और मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया गया, तो ये जो बदलाव हुए, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ सकारात्मक असर फायदा कांग्रेस को हो पाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि महाराज साहब जिनको कहा जाता है टीएस सिंहदेव जी के डिप्टी सीएम स्वीकार करने से और एक यूनिटी का पिक्चर आने से जो ये परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस में झगड़ा है और कांग्रेस दो फाड़ है, और ये तक बातें होती थी कि टीएस सिंहदेव या उनका परिवार भाजपा से लड़ेगा, ये बातें सिरे से खत्म हो गई। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जो कार्यकर्ता भूपेश बघेल या उनके तथाकथित कैंप से जुड़े हुए नहीं माने जाते, उनके पास भी एक लीडर है जो कांग्रेस का लीडर है, जो ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार लानी है। तो जो पहले जय वीरू की जोड़ी कहलाती थी, अब वो बाबा और काका बोल रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए डेफिनेटली फायदे वाली बात है कि अगर वो यूनाइटेड फ्रंट के रूप में चुनाव में जा रही है, ये तो बिल्कुल तय बात है। इसको कंपेयर अगर आप करें बीजेपी से, तो बीजेपी में ये तो हो गया है कर्नाटक के बाद के सीनियर लोगों की पूरी उपेक्षा नहीं होगी, डर गए हैं ये कर्नाटक के बाद। लेकिन अभी भी जैसे इनके सबसे एक बड़े सीनियर नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल, आज भी वो किसी समिति में कहीं संयोजक कहीं कुछ नहीं है। इसी तरीके से और भी सीनियर लोग हैं जिनको कई जगह नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर ये सारा चीज़ें नहीं हुई तो आपको चुनाव आते आते पार्टी में झगड़े की बात करेंगे तो बीजेपी में झगड़ा ज़्यादा दिखेगा। लेकिन एक चीज़ है, अपन पिछली जब बात किए थे कुछ महीने पहले, उसमें और आज में बीजेपी में जो एक फीडबैक मिलता है वो ये फर्क है कि अब सक्रियता बीजेपी की अधिक है, कुछ 6-8 महीने को मुकाबले में बढ़ी है। और उनके जो प्रदेश प्रभारी है उमाथुर, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, और अभी तो पीएम मोदी का भी दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं। तो इनका और जो उनका फोकस जो है वो बूथ लेवल पर है, तो इसका भी तो कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा, या क्या लगता है आपको? देखिए, नड्डा जी का दौरा हुआ, अमित शाह जी का दौरा हुआ, वो सब तो हो रहा है, आज भी अमित शाह जी रायपुर में हैं। लेकिन जो एक्चुअल बूस्ट हुआ है कांग्रेस बीजेपी वर्कर का मोराल, वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से हुआ है। वो उनका तुरुप का इक्का है, वो उनका ब्रह्मास्त्र है हर चुनाव में। और वो जिस लहजे में यहाँ पर अटैक लॉन्च करके गए हैं, वो वर्कर यहाँ का मिस कर रहा था कि बीजेपी जैसी विपक्ष होती थी वैसी भूमिका नहीं निभा रही है, उसके कारण चाहे जो भी हो। तो वो जिस तरीके का अटैक वो अपने उस रैली में लॉन्च करके गए हैं, उससे उनका कार्यकर्ता डेफिनेटली बूस्ट हुआ है। अब वो कार्यकर्ता जो बूस्ट हुआ है वो वोटर को कितना कन्विंस कर पाएगा, ये तो आगे देखने की बातें हैं। लेकिन ये है कि उस पहले के मुकाबले बीजेपी की सक्रियता बढ़ी है, और जैसे जैसे चुनाव आएगा ये सक्रियता और बढ़ेगी। एक सवाल आखिरी दौर में बातचीत के, आपन ये छत्तीसगढ़ में के पिछले चुनावों को देखें, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो चुनाव हुए हैं, 2003 का चुनाव, तो उसमें तीसरी ताकत के रूप में एनसीपी की भूमिका थी। 2008 और 13 में कोई ऐसी ताकत का बहुत चर्चा में नहीं है, मगर 2018 में जो कि कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका निभाई और 5 सीटें जीती थी। आपको इस बार ऐसा कुछ लगता है कि कोई तीसरी ताकत की भूमिका हो सकती है, खास करके छत्तीसगढ़ जो सर्व आदिवासी समाज की जो तैयारी चल रही है, इसका क्या असर होगा, या आम आदमी पार्टी भी कुछ कर सकती है, कैसा लगता है?
देखिए, मुझे ये लग रहा है कि सर्व आदिवासी समाज हो या आम आदमी पार्टी, ये अगर कोई सब मिल के मोर्चा बना लेते हैं तब तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। अदरवाइज ना, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे टॉक ज़्यादा है। जो पढ़े लिखे आदिवासियों का वर्ग है उसमें सर्व आदिवासी समाज के बारे में चर्चा है, ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड पे कांग्रेस बीजेपी है। दूसरी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका जहाँ जहाँ पे लोकल लेवल का लीडर स्ट्रांग है, जैसे आपको बिलासपुर में एक्टिविटी बहुत दिखती है क्योंकि यहाँ 3-4 लोग हैं जो बहुत सक्रिय रहते हैं, वैसे जहाँ जहाँ इनके लोकल लेवल लीवर स्ट्रांग है वहाँ इनकी एक्टिविटी दिख रही है। लेकिन एस पैन स्टेट आप कहें तो ये अभी वैसा कोई इनका वो नहीं है कि वेव जैसा कि एक ये तीसरी शक्ति बन जाए, ऐसी दिख नहीं रही हालत। और अगर इस चुनाव को आप 2008 से तुलना करें कि 5 साल बीजेपी के बाद चुनाव हुआ था, या आप 98 से तुलना करें कि दिग्विजय सिंह के 5 साल के बाद चुनाव हुआ था 2003 में जो हुआ, 98 में, हाँ, तो अभी ये इस चुनाव में दोनों पार्टी से मोह भंग होंगे तब तीसरी पार्टी आती है, वो स्थिति अभी शायद नहीं आई है। एक सवाल, आप चूंकि बात कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर बनता है कि हसदेव बचाओ आंदोलन जो चल रहा है उसको लेके जो कांग्रेस पार्टी का रुख जो पहले था, क्या उसमें कोई बदलाव है? ये इसका भी कोई असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई देगा, ऐसा लगता है? देखिए, हसदेव एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और हम जितना सोचते थे उससे ज़्यादा उसका असर है। उसका असर बस्तर तक है। मतलब वो कहीं ना कहीं आदिवासियों की पहचान और अस्मिता, ग्राम सभा के निर्णय लेने की ताकत, ग्राम सभा के प्रस्ताव का सम्मान, पर्यावरण, नदियों को बचाना और बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस का जो राहुल गांधी आए थे 15 जून को 2015 में और बोल के गए थे, तो पार्टी का तो स्टैंड शुरू से यही है कि उसको बचाना है। बीच में सरकार डेविएट हुई थी, आप उसको पार्टी और सरकार को अलग अलग रखिए, बीच में सरकार डेविएट हुई थी और अब सरकार ने वो विधानसभा का प्रस्ताव पास होने के बाद उसके अनुरूप एक स्टेप लिए हैं कि हम और नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके कारण जो लोग नाराज हो रहे थे कांग्रेस से, वो प्रक्रिया तो रुकेगी, लेकिन अभी भी लोगों में ये आशंका है क्योंकि जो उद्योगपति हैं बड़े देश में और बहुत बड़े, वो लोग इतने पावरफुल माने जाते हैं कि वो सरकारें बदलते हैं। तो अभी भी लोगों में ये आशंका है कि उस मामले में और कड़ा स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि और कोई अनुमति नहीं मिलेगी तो सारे प्रपोजल रद्द करिए, वो प्रपोजल रद्द नहीं हुए। जो अनुमति 1-2 दे चुके हैं वो विड्रा करिए, वो अनुमतियाँ भी विड्रा नहीं हुई है। सुदीप भाई, पहले भी आपसे हमने लंबी बातचीत की चुनाव को लेके, इसका लिंक भी हम अपने इस वीडियो के साथ देंगे ताकि हमारे दर्शक चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ये चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है तो हम आगे भी आपसे लगातार चाहेंगे कि आप समय दें इसी तरह से और हम बातचीत करेंगे। आपने आज समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।